मेरे प्यारे साथियों, आप सबका पुनः स्वागत अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास मध्यकालीन, जिसमें हमारा चल रहा है मुग़ल काल। मुग़ल काल के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था शाहजहाँ और उत्तराधिकारी युद्ध, जिसके अंदर बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। धर्मत का युद्ध, सामगढ़ का युद्ध, दोहरे का युद्ध। उन युद्धों के पश्चात भारत में मुग़लों के शासक के रूप में आया औरंगजेब। यानी औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। तो हम औरंगजेब की जीवनी और उसके शासनकाल की परिचर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले उनका जन्म। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को, कितनी तारीख? 3 नवंबर 1658 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन के पास दोहद एक स्थान है, वहाँ पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। इनके पिता शाहजहाँ और माता मुमताज़ महल। अब इनका विवाह 18 मई 1637 को दिलरास बानो बेगम, देखना नाम है दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी भी कहा जाता है, फारस की राजकुमारी के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ था। राज्याभिषेक हमने पहले भी पढ़ा था, जब सामगढ़ की विजय हुई थी, यानी 21 जुलाई 1658 को पहली बार दिल्ली में औरंगजेब ने शासन की सत्ता संभाली और अउल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि लेकर के सम्राट बना था। लेकिन उसके पश्चात युद्ध हुए थे, दोहरे का युद्ध, अगला युद्ध हुआ था दोहरे, जिसके बाद 5 जून 1659 को, कितना जून? दोहरे के युद्ध के बाद 5 जून 1659 को विधिवत तरीके से इन्होंने दिल्ली में वापस अपना राज्याभिषेक कराया था। और इस खुशी पर इसने राईदारी और पानदारी जो कर थे, जनता के ऊपर बोझिल कर थे, एक्स्ट्रा करों को इसने हटा दिया। जो शुल्क लगाए जाते थे, कर लगाए जाते थे, इन करों में इसने जनता को राहत दी, यानी इन करों से जनता को छुटकारा दिया था। अब कहा जाता है कि शाह बुदार के नेतृत्व में फारस से एक दूत मंडल आया था, कि उन्होंने सोचा कि बहुत ही अच्छा वर्णन किया कि इसने मनुची ने स्टोरी द मोगोर के एक पुस्तक है, प्रश्न मच सकता है स्टोरी द मोगोर के लेखक कौन है? मनुची। इसमें इसने बड़ा चढ़कर इनका वर्णन किया कि औरंगजेब बहुत ही बड़ा शासक था, बहुत ही अच्छा था, जनहितैषी था। लेकिन ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि इतिहास में सबसे क्रूर शासक के में औरंगजेब की गिनती की जाती है, क्योंकि वो संगीत प्रिय नहीं था। संगीत जो भी बजाता था उसके अंग विच्छेद कर देता था, और जो संगीत के जो यंत्र वंत्र थे उनको जमीनों में दफा देता था, ऐसा कहा जाता है। अब उसके बाद में कहा जाता है उसने सैन्य अभियान, अब देखो सैन्य अभियान अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए औरंगजेब ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए? सबसे पहले 1660 के अंदर बंगाल में मीर जुमला को भेजा, जिसने कुछ बिहार और अहोम यानी आसाम को जीत लिया था। फिर उसकी मृत्यु के पश्चात शाइस्त खां को बंगाल का सूबेदार बना के भेजा, जिसने सोनदीप, चटगांव जीते और पुर्तगालियों को दंडित भी किया था, क्योंकि वो ज़्यादा व्यापार के लालच में आए थे, लेकिन अपनी सीमा बढ़ा रहे थे। अब ये दक्खन नीति सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, औरंगजेब की दक्खन नीति क्या थी? यानी एक कहावत भी है कि औरंगजेब गया दक्षिण में जीवित, लेकिन वहाँ से वापस लौट के नहीं आए। दक्षिण में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। देखो पढ़ते हैं 1682 में, देखो जब 1682 में औरंगजेब का पुत्र अकबर उसके विद्रोह करने के बाद में भाग गया था, तो उसका पीछा करते हुए औरंगजेब स्वयं दक्षिण में गया था। तो उसने पहले 2 श्रृंखला में युद्ध थे, बीजापुर गोलकुंडा युद्ध और मुगल मराठा युद्ध, यानी 2 तरफ से वो फंस गया था। बीजापुर और गोलकुंडा के युद्ध में, और मराठों के चक्रव्यूह में वो फंस गया था। मराठों के साथ उन्होंने 4 पीढ़ियों से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी 1640 से 1680, संभाजी 1680 से 1689, राजाराम 1689 से 1700 और ताराबाई 1700 से 1707 तक। ये इतने संघर्ष के अंदर उलझ गया कि उसने अपनी जीवन लीला वहीं 1707 के अंदर त्याग दी। अब आप बताते हैं, देखो थोड़ा पढ़ाते हैं आपको। जब शिवाजी और मुगलों के बीच में अनबन हुई, तो शिवाजी को संधि के लिए बुलाया गया था आगरा के अंदर, आपने पढ़ा होगा। तो शिवाजी कद में छोटे थे। अफजल खान ने प्लान बनाया कि मैं शिवाजी को कटार से मार दूंगा, ये अपने इतिहास में पढ़ते हैं। तो जैसे ही अफजल खान शिवाजी के ऊपर कटार मारने लगा, तो उससे पहले ही शिवाजी ने अपने हाथों में मखनके पहन रखे थे
और उन्होंने सीधे खून बकने के उसके अफजल खां के पेट में डाल दिए और आंतड़े निकाल दिए और अफजल खां वहीं ढेर हो गया था। ये शिवाजी की बहादुरी वीरता का कथन है कि उन्होंने इतना वीर काम किया कि अफजल गुरु के आंतड़े निकाल दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब शिवाजी और मुगलों के बीच में संधि के लिए जयपुर के राजा जय सिंह जी गए थे, जय सिंह जी और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 के अंदर, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, समझ आया। अब फिर क्या हुआ, वो तो युद्ध चलता ही रहा उनका। उसके बाद में बीजापुर पर 22 सितंबर 1686 में बीजापुर को औरंगजेब ने जीत के अपने में विलय कर लिया था और 1687 में गोलकुंडा पे विजय की। और देखो गोलकुंडा विजय उसने क्योंकि बहुत कठिनाई से मिली, जिस प्रकार हमने पढ़ा था अकबर ने असीरगढ़ जो जीता था, अंतिम विजय थी अकबर की, उसको सोने की चाबी से खोला था। ठीक उसी प्रकार औरंगजेब ने गोलकुंडा का जो दुर्ग था उसको भी सोने की चाबियों से खोला था। ये बात इतिहास में बताई जाती। अब देखो ये हमने इसका इतिहास पढ़ लिया, इसके साम्राज्य विस्तार पढ़ लिया। अब देखो ये क्रूर शासक था, तो जब क्रूर होगा तो उसके विरुद्ध विद्रोह किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा विद्रोही औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे। तो अब विद्रोह पड़ते, सबसे पहले जाट विद्रोह दिल्ली और मथुरा के आसपास में हुआ था। तो 1669 में सबसे पहले गोकुला नामक जाट ने विद्रोह किया था। फिर उसके बाद में उसके पुत्र 1685 में राजा राम ने, फिर उसके बाद में 1688 में चूड़ामन ने भी विद्रोह किया और उसने स्वयं एक जाट बेल्ट के लिए भरतपुर एक स्वतंत्र रियासत बना ली थी मथुरा के पास में। अब दूसरा सतनामी एक धार्मिक संप्रदाय था, उसके विरुद्ध भी औरंगजेब ने कई फतवे जारी किए और उन पर बहुत अत्याचार किए। तो उन्होंने 1672 में सतनामियों ने अपने संप्रदाय ने पूरा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जो मथुरा और नरनौल के अंदर रहते थे उनको मुंडिया भी कहते हैं, इन्हें अपने सिर को मुंडा के रखते थे। अफगान विद्रोह 1667 में भागू नामक अफगान ने विद्रोह किया था और 1672 में अकमल खान ने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। बुंदेलों के विद्रोह के अंदर 1661 में चंपत राय ने, फिर चंपत राय हार गया था तो उसने अधीनता स्वीकार कर, लेकिन उसके बाद में उसके पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह आगे बढ़ाया था। अकबर, वही मैंने बताया था, अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण में गया था। इसके पुत्र औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 11 जनवरी 1681 को विद्रोह कर दिया। इसका सहयोग दिया मारवाड़ के राजा और मेवाड़ के राजा के सहयोग से वो क्या स्वतंत्र शासक बन गया। तो जब अकबर उसके विद्रोह करने लगा, अकबर से युद्ध करने के लिए औरंगजेब गया आगे, तो औरंगजेब में युद्ध करने से वो अकबर डर गया, तो वापस वो दक्षिण में भाग गया और वहाँ संभाजी के पास उसने शरण ले ली। तो संभाजी ने उसको शरण दी और दक्षिण में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। सिख विद्रोह, सिखों के गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने वध करवा दिया था। तो सिख संप्रदाय बहुत गुस्से में आ गया। तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा यानी एक कट्टरता, अपनी जाति कट्टरता के लिए औरंगजेब को भेजा था और एक खुखार लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को आगे बढ़ाया और पूर्ण रूप से मुगलों का उन्होंने क्या क्या विरोध किया। अब पढ़ते हैं अंत में जब गुरु गोविंद सिंह को दक्षिण के अंदर यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने दक्षिण बुलाया, तो दक्षिण में जाते समय एक अफगान ने इनकी हत्या कर दिए कोशिश की, तो ज़्यादा घाव लग गया तो उन्होंने अपनी देह लीला अग्नि में अपना आप को समर्पित कर दिया और देवलोक गमन हो गए। अब उसके बाद में जब पढ़ते हैं औरंगजेब का जन्म तो हमने पढ़ लिया 3 नवंबर 1618 को और औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 को, और उसको दौलताबाद में से 4 किलोमीटर दूर एक मज़ार है उसके पास में इनको दफनाया गया। इस तरह हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा। औरंगजेब की राजपूत नीति जो हम पढ़ेंगे तो संपूर्ण मुगल काल की जो राजपूत नीति है शुरू से लेकर के यानी बाबर से लेकर के औरंगजेब और इसके उत्तराधिकारी तक राजस्थान और राजपूतों के प्रति इनका क्या रवैया रहा, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि अगले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20% बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नमस्कार साथियों।